पोस्ट गुप्त पीरियड यानी गुप्तोत्तर काल। तो प्रश्न क्रमांक है आपका 1561। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग तथा थानेश्वर में, कन्नौज तथा प्रयाग में, थानेश्वर तथा बल्लभी में, या बल्लभी तथा प्रयाग में। तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किस जगह किया था? तो यह किया था आपका कन्नौज और प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। अगला प्रश्न है 1562। निम्नलिखित प्रश्न 2 कथनों पर आधारित है। पहला कथन व्याख्या है तथा दूसरा कथन कारण। सही उत्तर चुनिए। कथन ए, उत्तर गुप्त काल में कृषकों को अधिकांशतः शूद्र माना जाता था। कारण, जाति व्यवस्था में जनजातीय वर्ग तेजी से समाविष्ट हो रहे थे। तो आपको कूट करके बताना है इसमें कौन कौन से सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, ए तथा आर इस कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों सही है और व्याख्या भी ये सही करता है। तो कथन ये क्या था? उत्तर गुप्त काल में कृषकों को अधिकांशतः शूद्र माना जाता था, ये बात सही है आपकी। कारण क्या थे? जाति व्यवस्था में जनजातीय वर्ग तेजी से समाविष्ट हो रहे थे। इस कारण क्या हो रहा था? उत्तर गुप्त काल में कृषकों को अधिकांशतः शूद्र माना जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगला प्रश्न है 1563। हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। यह निम्नलिखित की रचना से ज्ञात होता है। क्या थी? घंटी यंत्र। तो प्रश्न क्या है आपका? ऑप्शन है आपके बाण, वैनसांग, सुबंध, डंडेन। तो प्रश्न क्या था आपका? हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। तो यह निम्नलिखित की रचना से ज्ञात होता है। तो ये किसकी रचना से ज्ञात होता है? यह होता है आपकी बाण की रचना से। तो बाण एक कवि थे, है ना? तो ये हर्षवर्धन काल में इनके गुरु थे, एक कवि थे। कौन? बाण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? मोटपल्ली, काकीनाडा, मछलीपट्टनम या नेल्लूरू। तो प्रश्न क्या है? कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, यानी कि समुद्र बंदरगाह था। तो वह कौन सा बंदरगाह था? वह था आपका मोटूपल्ली। तो काकतीय राज्य में महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? मोटूपल्ली। अगला प्रश्न है 1565। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो न्याय दर्शन किससे संबंधित है? वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? और मीमांसा दर्शन किसके संबंधित हैं? तो इसके प्रतिपादक दिए गए हैं, तो आपको बताना है किससे कौन संबंध है। तो 1665 का ऑप्शन है आपका। आइए मिलान करते हैं। न्याय किसका है आपका? तो न्याय है आपका गौतम का। तो न्याय दर्शन किसने दिया था? गौतम ने। वैशेषिक किसने दिया था? तो वैशेषिक दिया था जेमिनी ने, है ना। और सांख्य किसका है? सांख्य है कणाद का। और मीमांसा किसका है आपका? जेमिनी का। सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। तो न्याय दर्शन किससे संबंधित है आपका? गौतम से। वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? कणाद से। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है आपका? कपिल से। और मीमांसा किससे संबंधित है आपका? जेमिनी से। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी। मैंने पहली बार कुछ गलत बता दिया था, है ना। तो न्याय किससे संबंधित है? गौतम से। और वैशेषिक किससे संबंधित है? कणाद से। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है आपका? कपिल से। और मीमांसा किससे संबंधित है आपका? जेमिनी से। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। अगला प्रश्न, कथन सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो आपको बताना है कौन कौन से इसमें कथन कारण दोनों सही है, या कथन सही है या कारण सही है। तो आपका इसमें ऑप्शन होगा बी, कथन कारण दोनों सही है और ये कथन की कारण सही व्याख्या करता है।
तो कथन क्या था आपका, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण किस लिए थी कि इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था, तो इसलिए। अगला प्रश्न है 1567। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका किसने? पुलकेशन द्वितीय ने, पुलकेशन प्रथम ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो प्रश्न क्या है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन, यानी कि दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था कौन? हर्ष, विजय के लिए। तो कौन सा राजा था जिसने हर्ष को रोका था? तो वह राजा था आपका ए, पुलकेशन द्वितीय ने। किसको रोका था? हर्ष को। जबकि हर्ष ने कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, है ना, वो विजेता ही रहा था हर्ष। तो किसने रोका था? सर्वप्रथम उसे पुलकेशन द्वितीय ने। अगला प्रश्न 1568। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? विक्रमादित्य द्वितीय ने, कीर्तिवर्धन द्वितीय ने, पुलकेशन प्रथम ने, पुलकेशन द्वितीय ने। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय। यही पहला शासक था जिसने हर्ष को पराजित किया था। इसके अलावा हर्ष को कोई पराजित नहीं कर सका था। अगला प्रश्न 1569। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग था, काशी था, अयोध्या था, सारनाथ था। तो उत्तर प्रदेश में वह जगह है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, तो कौन सी जगह है? तो वह है आपकी प्रयाग। प्रयाग में क्या किया था? बौद्ध सम्मेलन किया था। किसने? हर्ष ने। अगला प्रश्न 1570। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में नियत है? कर्ण की, हरिशैन की, कालिदास की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में नियत है? तो वह किस कवि की पुस्तकों में नियत है? वह आपके इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष की रचना किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, है ना, बाणभट्ट ने। तो हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में मिलती है? इनमें से कोई नहीं है, ना तो कल्याण है, ना तो हरिशैन है, ना कालिदास है। उनके कवि कौन थे? बाणभट्ट, जो हर्षचरित्र ने लिखा था। किन्होंने? बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। कारण क्या था? उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। क्या ये बात सही है आपके? तो 1571 का आपको बताना है कौन कौन से इसमें सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, कथन कारण दोनों सही है और कथन की कारण सही व्याख्या करता है। कथन क्या था आपका? बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा था। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। किस लिए कश्मीर में रहा था? कि उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए वह कश्मीर में रहा था। तो आपकी सही व्याख्या भी कर रहा है और दोनों कथन आपके कथन कारण सही भी है। अगला प्रश्न 1572। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कारण, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता। क्या ये दोनों सही है या इनमें से एक गलत है या एक सही है? तो 1572 आपको बताना इसमें कौन सा सही है। तो कथन क्या है आपका? हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है? वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता, इसलिए उसने प्रयाग संसद आयोजित की थी। ऐसे उससे कोई संबंध नहीं है ना। तो आपके दोनों सही है, ए और दोनों अलग अलग सही है, परंतु एक की सही व्याख्या आर नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर हो गया ए, 1572 का। अगला प्रश्न 1574। हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तारा का, अवलोकितेश्वर का, सूर्य का, शिव पार्वती का। तो प्रश्न क्या है आपका? हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो वह किसका अंकन है? तो वह आपका नंबर डी, शिव पार्वती का। तो आपका प्रश्न छूट गया है 1373। वो हम इसके पिछले
पिछला प्रश्न आगे ले लिया वो है ना जी। तो हर्ष के माने जाने वाले सोने के सिक्कों को पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो वह शिव पार्वती का। तो लास्ट में प्रश्न मिलेगा आपको 1373 वाला, 1573 वाला सॉरी। अगला प्रश्न 1575। हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? परमादित्य भक्त की, परम भागवत की, परम सौगात की, परम माहेश्वर की। प्रश्न क्या है? हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? तो हर्ष ने क्या उपाधि ग्रहण की थी? तो हर्ष ने की थी आपकी डी परम माहेश्वर की। तो हर्ष ने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न 1576। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? फायान ने, ह्वेनसांग ने, मेगस्थनीज ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है आपका? किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहाँ अध्ययन किया था? तो वह कौन था? तो वह था आपका ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण भी किया था और वहाँ पे अध्ययन भी किया था। अगला प्रश्न आपका 1577। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? 10,000, 8,000, 12,000 या 15,000। तो ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो वह करते थे आपके 10,000। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 1578। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तुंग कुआन ने, ताई सुंग ने, कुएनबू ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है? हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो वह किसने भेजा था? तो किसी ने नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न 1579। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है आपके? ह्वेनसांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। नंबर 2, ह्वेनसांग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा, 1/4 सरकारी खर्च के लिए, 2/4 राज्य कर्मचारियों के वेतन के लिए, 3/4 बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए और अंतिम 1/4 दान के लिए। तो उपरोक्त कथनों से कौन कौन से आपके सही है? तो आपको बताना है इसमें कौन से सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो एक क्या है आपका? ह्वेनसांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिमी भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। नंबर 2, ह्वेनसांग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा, 1/4 सरकारी खर्चे के लिए, 2/4 राज्य कर्मचारियों के वेतन के लिए, 3/4 बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए और अंतिम 1/4 दान के लिए। तो आपके दोनों सही हैं। अगला प्रश्न 1580। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। 2, जहाँ तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति के निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। 3, व्यापारियों को 9 घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो नीचे दिए गए कूट को आपको सही बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, 2 और 3 सही है। तो पहला कौन सा है? सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे? नहीं थे। यहाँ पे क्या है? यात्रियों को लूट लिया जाता था। नंबर 2, जहाँ तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये बात सही है। 3 क्या था? व्यापारियों को 9 घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो ये भी बात आपकी सही है। 2, 3 आपके सही है, 1 सही नहीं है। तो प्रश्न क्या था आपका? भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ना, उसको 2-3 नाम मिलते हैं, ह्वेनसांग, हेनत्सांग, है ना। तो ये अलग अलग उसके नाम हैं। तो अलग प्रसिद्ध नाम है उसका ह्वेनसांग। 1581।
ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र, कांची। तो प्रश्न आपका क्या है? ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वह था आपका सूती वस्त्र के लिए मथुरा। अगला प्रश्न 15 से 82। हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? ह्वेनसांग ने, विक्रमादित्य ने, थेर नागसेन ने, दिवाकर मित्र ने। प्रश्न क्या है? हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? तो किसने उन्मुख किया था? वह किया था ह्वेनसांग ने। अगला प्रश्न 15 से 83। गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? विज्ञानेश्वर, मेधातिथि, नारद, जिमूत वाहन। तो प्रश्न क्या है आपका? गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? तो ये किसने किया था? तो यह किया था बी, मेधातिथि ने। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? हर्ष के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, धनदेव के समय, स्कंदगुप्त के समय। तो प्रश्न क्या है? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो किसके समय यात्रा की थी? हर्ष के समय। तो ह्वेनसांग किसके समय आया था भारत? ह्वेनसांग के समय, वो हर्ष के समय। अगला प्रश्न 15 से 85। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? अलबरूनी से, फायान से, मैगस्थनी से, ह्वेनसांग से। तो प्रश्न क्या है? सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो वह किससे जुड़ा है? वह जुड़ा है आपका ह्वेनसांग से। तो सीयू की नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा है? ह्वेनसांग से। अगला प्रश्न 15 से 86। निम्नांकित में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है? प्रबरसेन प्रथम को, पुष्यमित्र शुंग को, समुद्रगुप्त को, नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को। तो प्रश्न क्या है? किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है? तो वह किसे दिया गया है? वह दिया गया है प्रबरसेन प्रथम को। और पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? वो किए थे आपके 2। और प्रबरसेन प्रथम ने कितने किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ। तो ये आपको ध्यान भी रखना है। अगला प्रश्न 15 से 73। हर्ष के सोने के सिक्के पृष्ठभाग पर किसके अंकन है? तो आपका प्रश्न है आपका 1873। अरे 73 वाला, ठीक है। तो आपका क्या प्रश्न है आपका? हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? ये आपका किस का अंकन है? मैत्रेय का, गौतम बुद्ध का, शिव पार्वती का, सूर्य का। तो प्रश्न क्या है? हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो किसका अंकन है? वह आपका शिव पार्वती का। ऑप्शन नंबर सी।